वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हमारी सोशल साइंस की बुक से, जो कि क्लास 8 से बिलोंग करती है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ अराउंड अस, यानी कि हमारे अराउंड यानी कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है। तो आप देखिए अपने आजू बाजू क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उन सबको हम कह सकते हैं दिस ऑल आर थिंग्स आर अराउंड अस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें आजू बाजू देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर एक बच्चे का नाम दिया गया है धनविन। ये जो बच्चा है ये गार्डन में घूम रहा है अपनी माँ के साथ। तो वॉकिंग करते वक्त वो बहुत सारे क्वेश्चन अपनी माँ से पूछता है, कि जैसे कि पूछता है कि ये ज़मीन है वो किससे बनी है। फिर माँ बोलती है कि तुम सन को रोज़ देखते हो, सन भी हमारी ही फैमिली का एक मेंबर है जिसको हम सोलर फैमिली बोलते हैं, एट्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चारों तरफ उभरते हैं कि भाई ये जो गर्मी है ये क्यों रहती है, सूरज से गर्मी आती है तो सूरज क्यों गर्म रहता है, ये जो वाटर है ये क्यों धरती पे मतलब हमेशा बना रहता है, इवेपोरेट होकर ऊपर कैसे जाता है, बारिश कैसे आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन इज़ अर्थ। ऐसी धारणा मानी जाती है कि जो अर्थ है वो सन का एक पार्ट है, यानी कि जब सन सूरज जो था वो किसी चीज़ से टकराया था जिसके कारण उसके टुकड़े हो गए थे, तो जो एक टुकड़ा है उसमें से अर्थ है। और जब अर्थ बनी थी उस समय ये कैसी थी, एकदम फायर बॉल की तरह, यानी कि एक आग के गोले की तरह। और ये फायर बॉल यानी कि आग का गोला था, ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ठंडा होके मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे जिससे अर्थ बनी है उसमें से बहुत सारा जो एलिमेंट था वो बन गए, कुछ बन गए लिक्विड और कुछ बन गए सॉलिड। यानी कि सॉलिड मतलब जहाँ पर लैंड है वो, लिक्विड मतलब वाटर, यानी कि जो भी हमारे सीज और ओशंस हैं वो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आर नॉन एज लिथोस्फीयर। जो सॉलिड है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर और जो लिक्विड है उनको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये चीज़ आपको आसानी से याद रखनी है। पहले दो चीज़ें हमें पढ़नी है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, जो कि धरती के दो पार्ट हैं। यानी कि धरती पे या तो पानी है या फिर लैंड है। जो पानी है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर और जो लैंड है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसेस, जो गैस में ट्रांसफर हो गए उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये तीन चीज़ें हमारे माइंड में परफेक्टली रहनी चाहिए। लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड पार्ट दैट इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और गैस मतलब जो आजू बाजू में एयर जो गैसेस हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से, यानी कि एयर, वाटर और लैंड, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से धरती के ऊपर जीवन उत्पन्न हुआ। यानी कि अगर हम बात करें हम अपनी, तो हमें लैंड, एयर और वाटर तीनों की ज़रूरत है। किसी भी हम प्राणी की बात करें, किसी भी हम पेड़ पौधे की बात करें, किसी भी हम पशु पक्षी की बात करें, तो सबको जीने के लिए ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अगर हम बोलें कि मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं, तो मछलियाँ पानी के अंदर जरूर रहती हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि वाटर से ही वो ऑक्सीजन लेती हैं, यानी कि उनको भी एयर चाहिए। तो ये सब इन तीनों को मिलाकर जो लिविंग वर्ल्ड बनती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी कि तीन चीज़ें आपने याद की, तो इन तीनों को मिलाकर जो एक लिविंग वर्ल्ड बनती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इस तरीके से हमारे पास कितने स्फीयर्स हो गए अर्थ के? 4, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी। ये देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं यानी कि हवा वगैरह है वो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा लैंड जो है लिथोस्फीयर है, और इन सबको मिला के ये जो पूरा कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे तो दिस इज बायोस्फीयर। इसको हम पूरे पिक्चर को बोलेंगे बायोस्फीयर। अब हम पहले स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर मतलब जिस पे हम रहते हैं, विच वी लिव ऑन, यानी कि जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब क्या होता है? लिथो का मतलब होता है रॉक, स्फीयर का मतलब होता है लेयर, यानी कि रॉक्स की लेयर। तो हमारी जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है वो मेड अप ऑफ किससे बनी है? वो सॉइल और सॉलिड मटेरियल से, जैसे कि रॉक्स। आप जानते हैं इसमें मिट्टी तो है ही है, साथ में रॉक्स भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लिथोस्फीयर, यानी कि हमारी धरती के ऊपर 29% जो है वो लैंड है, लिथोस्फीयर है, और बाकी 71% 71% जो है वो वाटर है। हमारी जो लेयर है वो ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक थिक है, इतनी चौड़ी है, मोटी है ये, 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक। और इसकी थिकनेस जो है
वो हर जगह पर सेम नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह नहीं है गोल, वो एक ऑरेंज की तरह है, यानी कि ऊपर से थोड़ा फ्लैट है और नीचे से थोड़ा फ्लैट है, लेकिन साइडों से कर्व्ड है। तो इस कारण से इसकी जो थिकनेस है वो हर जगह पर सेम नहीं है। सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेज लाइक सॉइल एंड रॉक्स। ये ज़्यादातर सॉइल और रॉक से मिलकर बनी है हर जगह पर। लैंड फॉर्म्स लाइक, इसके ऊपर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, ये लिथोस्फीयर के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। पहाड़ हैं, प्लेटूज हैं। प्लेटू कहा जाता है ऐसे एरियाज जो कि ज़मीन से थोड़ा ऊंचे रहते हैं, यानी कि होते वो ऊंचाई वाले हैं लेकिन इतने ऊंचे भी नहीं कि उनको हिल्स या माउंटेन्स कह सकें। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अर्थ के सेंटर में जैसे जैसे हम जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे। द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। अब जैसे जैसे हम धरती के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर भी कि अर्थ के अंदर जाते जाते बहुत ही गर्मी शुरू हो जाती है और अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं वो पिघले हुए फॉर्म में रहते हैं और उस पिघले हुए फॉर्म को हम कहते हैं मैग्मा। देयर आर मैनी गैसेज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं जो कि प्रेशर और हीट के कारण राइज होती रहती हैं, यानी कि बाहर आती रहती हैं, लेकिन बट द प्रेशर ऑफ द रॉक ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज स्ट्रॉन्ग इनफ। अब यानी कि धरती के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, यानी कि एक प्रेशर कुकर की तरह आप देखिए, प्रेशर कुकर में जब उसको आग देते हैं हम, यानी कि गैस पे रखते हैं, तो थोड़े समय के बाद वो सीटी उसमें से बजती है। तो सीटी बजने का मतलब क्या हुआ कि गैसेज निकल रही हैं, उसके अंदर जो गैस बनती है, जो स्टीम बनती है, वो निकल जाती है। अगर हम गैस ना निकलने दें क्या होगा, फट जाएगा कुकर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अर्थ है उसके अंदर भी बहुत प्रेशर है गैसेस की वजह से, लेकिन ये जो रॉक्स हैं ये भी इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रेशर देते हैं। अब ये जो प्रेशर देते हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस कारण से इनके बीच में एक बैलेंस बन जाता है, यानी कि जितना अंदर से प्रेशर लग रहा है उतना ही बाहर रॉक्स का, पत्थरों का प्रेशर है, तो ये बैलेंस हो जाता है। इस कारण से अर्थ की क्रस्ट है वो टूटती नहीं है, वरना वो टूट जाए, जैसे कुकर के बारे में हमने बात की, टूट जाए। When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and volcano erupts। जब दोनों के बीच में बैलेंस नहीं मेंटेन होता है तब वॉल्केनो eruption जैसी सिचुएशन आती है। जब वॉल्केनो आप जानते हैं ना, तो वॉल्केनो जहाँ पर है वहाँ पर एक ओपनिंग रहती है जहाँ पर पत्थरों के कारण जो बैलेंस है वो इतना नहीं होता है कि प्रेशर को रोका जा सके, तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्केनो eruption होता है। अब जो लिथोस्फीयर है हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी है, अब देखिए लिथोस्फीयर के बिना हमें पानी कहाँ से मिलेगा, धरती के नीचे से भी मिलता है जो वो पीने के लिए, क्योंकि सीज़ के अंदर जो पानी है वो हम पी नहीं सकते हैं, तो जो पानी हमें पीने के लायक मिलता है वो धरती के नीचे मिलता है। फिर एग्रीकल्चर फॉर फूड, जो खाना हम खाते हैं वो खेती कहाँ पे होगी, ज़मीन नहीं होगी, तो जो मिनरल्स हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो कहाँ से हमें मिलेंगे, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से हम लोग पेड़ काट के या पेड़ों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हम कहाँ से लेंगे अगर धरती नहीं होगी तो ये सब यूजेस हैं लिथोस्फीयर के। तो हमने देखा अब तक कि लिथोस्फीयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आगे हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जैसे कि नाम ही बताता है, हाइड्रो यानी कि लिक्विड कंपोनेंट, यानी कि ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसमें ओशन, सी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स सब आते हैं। अब अर्थ का जो टोटल एरिया है उसमें से 29% पे लैंड है और 71% पे वाटर है, यानी कि पानी ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें तो 3/4 पे पानी है और 1/4 पे हमारी मतलब 1/3 है सिर्फ इसमें लिथोस्फीयर और 2/3 पे हमारे यहाँ पर है वाटर। तो वाटर जो है, वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज ओशन, जिसमें बहुत सारा पानी होता है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, ओशिन। दिस ओशिन्स आर, ओशिन्स कौन कौन से हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये सब ओशंस जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जो वाटर बॉडीज़ जो हैं जो ज़मीन के पास में होती हैं, यानी कि ये तो ओशन हुए, लेकिन कुछ वाटर बॉडीज़ जो इन ओशंस, ये ओशंस ही जो ज़मीन के पास में रहते हैं उनको हम सी कहते हैं, बेज कहते हैं, स्ट्रेट्स कहते हैं या फिर गल्फ्स कहते हैं। ये नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात है गुजरात के अंदर, बे ऑफ बंगाल है हमारे यहाँ पर, अरेबियन सी है एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि भाई जो ज़मीन के पास में जो सी एरिया है या फिर ओशन एरिया है उसको हम सी, बे या स्ट्रेट का नाम दे सकते हैं।
द ओशंस ऑफ अर्थ आर ह्यूज एंड डीप, ओशंस जो है बहुत ही बड़े और गहरे हैं। वैलीज विद डेप्थ 10 to 11 किलोमीटर, यानी कि 10 से 11 किलोमीटर गहरे हैं ये। यानी कि आप अपने ज़मीन के ऊपर देखिए, लैंड के ऊपर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस देखिए, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होता है, उतना आप ज़मीन के नीचे जाएंगे तो इतने इतने गहरे हैं। ओशंस जो हैं इनके फीचर्स भी सिमिलर हैं जैसे कि अर्थ के होते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, वास्ट प्लेन्स होते हैं और वैलीज होते हैं इसके बेड के ऊपर, यानी कि नीचे बिल्कुल जाएंगे तब। ओशंस के अंदर 97% जो टोटल अमाउंट है वाटर का वो है, यानी कि 97% पानी जो है वो ओशन के अंदर है, और अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस, और बाकी जो बचा है उसमें से 1/3 वाटर जो है वो कहाँ ट्रैप्ड है, आइस कैप्स के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, यानी कि हिमालयाज़ के अंदर जो बर्फ़ जमी होती है पहाड़ों पे, ग्लेशियर्स होते हैं जो आइस कैप्स, यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल वगैरह है, जहाँ पर अंटार्कटिका वगैरह जहाँ बहुत बर्फ़ रहती है वहाँ। सम वाटर इज एक्युमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लोज इन द रिवर, कुछ पानी लेक्स के अंदर है और कुछ बहुत ही कम मात्रा में पानी जो है वो रिवर्स में। आप देखिए 97% ओशन के अंदर है, और उसके बाद जो बचता है 3% उसका भी 1/3 ग्लेशियर्स के अंदर है, और बाकी जो बचता है उसमें से कुछ पानी हमें लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर मिलता है, और कुछ हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज ग्राउंड वाटर के तौर पे धरती के नीचे मिलता है। पोर्टेबल वाटर कहा जाता है ऐसा पानी जिसको हम पी सकते हैं। पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने लायक पानी जो है हमारे पास वो बहुत ही कम है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस। तो हम आप देखिए कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, सरकार की तरफ से अभियान चलाए जाते हैं, स्कूलों में हम जब किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर जो सेव वाटर के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो सेव वाटर जब इतना पानी है, जब 71% जब पानी है धरती के ऊपर, तो उसको सेव क्यों करें, तो बहुत पानी होगा, लेकिन वो सब पीने लायक नहीं है, हमारे पास पीने लायक पानी बहुत कम है, इसलिए उसे सेव करने की बात कही जाती है। और पानी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो भी जीवन है धरती के ऊपर उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस, यानी कि जो मॉइस्चर, यानी कि आप जानते हैं कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर आसमान में जाता है और ऊपर से फिर बादलों में पानी के रूप में फिर दोबारा धरती पे बरसता है। तो ये सब जो है ये ओशंस के कारण ही है, अगर ओशंस ना हो तो ऐसा ना हो। वैल्यूएबल केमिकल्स लाइक मिनरल्स, सॉल्ट्स, फिशेज एक्सेट्रा ये भी हमें सी से ही मिलती हैं। इसके अलावा सीज और ओशन के अंदर जो ये लाइफ है इसको हम एक्वेटिक लाइफ भी कहते हैं क्योंकि पानी के अंदर रहती है। इसके अलावा जो वेव्स हैं, टाइड्स हैं, करंट्स ऑफ ओशन हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसके अलावा ओशंस का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, वाटरवे के तौर पे, यानी कि आने जाने के लिए। आपको पता है ना जो शिप्स आती हैं, बहुत सारी जो पोर्ट्स के ऊपर शिप्स आती हैं वो सब बिकॉज ऑफ वाटरवेज ही आती हैं। अगर वो शिप्स इतने बड़े ओशंस ना हो तो कहाँ से आएंगे। तो ये है हमारा टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। अगला टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ के ऊपर जो हमने तीसरी स्फीयर पढ़ी थी वो है एटमॉस्फेयर। तो ये अर्थ के चारों तरफ रैप किया हुआ है, यानी कि पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं तो एक रैपिंग है, एक कवर है। जैसे कि एक आप जानते हैं ऑरेंज के ऊपर कवर होता है, उसी प्रकार से अर्थ के ऊपर भी एक कवर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसकी जो हाइट है ये लगभग 1600 किलोमीटर धरती से ऊपर देंगे, यानी धरती से शुरू करेंगे अर्थ के सरफेस से और 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तब तक जो है वो एटमॉस्फेयर ही है। इसको हम आसानी से देख नहीं सकते क्लियरली बिकॉज अब देखिए आपने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को देख के पता लगा लिया, ये ज़मीन है, लिथोस्फीयर ये पानी है, हाइड्रोस्फीयर। लेकिन एटमॉस्फेयर को कैसे देखोगे क्योंकि इसमें अंदर तो हवा है, गैसेस हैं, तो गैसेस को तो आप देख ही नहीं सकते हो ना। यस, अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें हवा के अंदर हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर हैं। एटमॉस्फेयर कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैशियस को भी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर हो गए और गैशियस, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। इसके अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पर 21% ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन एट्सेट्रा, वो सिर्फ 1% हैं। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं तो गैसेस की मात्रा है वो कम होती रहती है, धरती से ऊपर जाने पे मात्रा कम होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये बहुत ही हैवी गैस है,
कैसी कैसी, हैवी है, इसलिए वो धरती पे नीचे की तरफ ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको ये सब गैसेज ही धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ओजोन गैस जो है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में एयर होती है। ओजोन गैस जो है उसकी मात्रा बहुत ही कम है हवा के अंदर, बिकॉज ओजोन लेयर, अब ओजोन क्या है ये भी आपको आइडिया होगा। हमारी जो अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, ऊपर जाते हैं हम लोग तो ऊपर एक कवरिंग है एक और, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन का फॉर्मूला रहता है O3 मतलब ओजोन, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जिसके ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन ऊपर जाने पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर बनाते हैं O3 यानी कि ओजोन। तो ओजोन क्या करते हैं, ओजोन जो सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आने वाली, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको वो ले लेती है, और अर्थ के ऊपर जो सन की आने वाली जो हीट होती है वो कम आती है। यानी कि जिस प्रकार की गर्मी सन की है वो इतनी खतरनाक है कि वो धरती पर अगर डायरेक्ट आए तो हमारे पेड़ पौधे सब जल जाएं, और इवन हमें भी स्किन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है ये ओजोन क्या करती है, छन्नी की तरह एक छान कर उसको नीचे भेजती है, जिससे हमें जो सन रेज हैं वो काम की मिलती हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन हम लोगों के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमोसफियर। तो वाटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमोसफियर के अंदर। ड्यू टू द हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवेपोरेट्स। अब वाटर जो है एवेपोरेट वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके वो एयर से मिक्स हो जाता है, जिसको मॉइस्चर कहते हैं। जिस हवा के अंदर पानी होता है, नमी ज़्यादा होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेन, या फिर आप सी पे जाएंगे तो सी पे जाने पे आपने नोटिस किया होगा आपका चेहरा चिपचिपा सा होने लगता है, क्योंकि हवा के अंदर नमी होती है, यानी कि पानी के हवा के अंदर वेपर मिक्स होता है, वाटर वेपर। इसलिए द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर ये जो वेपर रहता है ये ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है और फिर ये पानी बन जाता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक, इसके अलावा मॉइस्चर के कुछ और फॉर्म्स हैं जैसे कि ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, ये भी सब इसके ही फॉर्म हैं। द इफेक्ट ऑफ एटमोसफियर इज सीन ऑन ह्यूमन बींग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज इन देयर फूड। अब एटमोसफियर का प्रभाव हमारे जीवन पे हर तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि फूड हैबिट्स हो गई, क्लोथिंग हो गई, हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट्सेट्रा। तो जैसा एटमोसफियर होगा उसी प्रकार से हम लोग वहाँ पर रहेंगे। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमोसफियर। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स सन रेज में, जब आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और एक पर्टिकुलर होल में से, एक ओपनिंग में से अंदर रोशनी आती है सूरज की, तो उस रोशनी के साथ आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही होता है कि जैसे ही सूरज डूबता है तो तुरंत अंधेरा नहीं होता है। इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। और जैसे ही सूरज उगता है तो सडनली ब्राइट, यानी कि सूरज की रोशनी सब कुछ चमकने नहीं लगता, धीरे धीरे होता है। यानी कि डूबने के बाद धीरे धीरे अंधेरा होता है और उगने के बाद धीरे धीरे उजाला होता है, बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स ओनली। बिकॉज सन रेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है इन डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं रिफ्लेक्शन के कारण उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इस कारण से जो उजाला और अंधेरा जो है वो धीरे धीरे होता है। तो इसी कारण से वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कारण ही हमें साउंड भी सुनाई देता है। आपको पता है जो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, जो मैं वो आप तक कैसे पहुँच रहा है, वो पहुँच रहा है बिकॉज ऑफ मीडियम। यानी कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और ये जो मीडियम है हमारे पास, जो मीडियम है वो है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कारण ऐसा होता है। इसी कारण से टीवी और रेडियो पे हम लोग जो टेलीकास्ट देखते हैं वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली। तो हमने देखा हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, कितना ये तीनों ही जरूरी हैं। और चौथा जो हमारा है अगला वो है बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पर इन तीनों के अंदर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के साथ में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जीवन पनपता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर अर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फीयर है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सिर्फ अर्थ के पास ही है और किसी भी प्लैनेट के पास नहीं है। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है? वेजिटेशन, यानी कि जो भी पेड़ पौधे उगते हैं वो, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन मिक्स, इन सब को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। हमें खाना और दूसरी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो कहाँ से मिलती हैं? बायोस्फीयर से ही मिलती हैं।
वी कैनॉट लिव विदाउट वेजिटेशन, वेजिटेशन और एनिमल्स के बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग, हमारे जीवन का जो आधार है वो बायोस्फीयर ही है। बायोस्फीयर को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, इनको हम ले सकते हैं नॉन लिविंग में, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम ले सकते हैं लिविंग में, जिनको हम बायोटिक और अबायोटिक भी कहते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज देन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट दिस स्फीयर्स, अगर इंसान जो है एटमोस्फियर को यानी कि अर्थ को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या इसका प्रभाव हमारी स्फीयर्स पे पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी जो स्फीयर्स हैं वो सब हमसे जुड़ी हुई हैं, और अगर हम इनको प्रभाव पहुंचाएंगे अर्थ को, तो ये अर्थ का ही पार्ट है ना सब, अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे तो इनको भी नुकसान होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे इफेक्ट्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नोइंगली अननोइंगली यानी कि जानबूझकर या फिर बिना जाने अनजाने में वो अपनी डेवलपमेंट के लिए अर्थ को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है हमारे स्फीयर्स के बीच में। अब इस इम्बैलेंस के कारण बहुत ही नुकसान, हमें बहुत ही खतरा अनुभव हो सकता है, होता भी है, जैसे कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, बम बनाए जाते हैं जो, या फिर मिनरल ऑयल निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है धरती को, तो ये एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, बहुत सारे ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने के लिए, तो इससे लिथोस्फीयर को असर पड़ता है। देखिए ये सब ज़मीन के नीचे हो रहे हैं ना, तो लिथोस्फीयर को नुकसान होता है इससे और इम्बैलेंस पैदा होता है। फिर जो हम वेस्ट फेंकते हैं शहरों और गाँव से, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें जो कि इंडस्ट्री से निकलने वाला है, ये सब वाटर बॉडीज़ को यानी कि हाइड्रोस्फीयर को पोल्यूट करता है। फिर पोलर कैप्स जो हैं यानी कि जो पोल्स के ऊपर जो आइस जमी हुई है वो भी मेल्ट होती जा रही है क्योंकि हीट बढ़ती जा रही है। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स, जो शिप्स चलती हैं हमारी सी के अंदर, कभी कभी आपने सुना होगा शिप डैमेज हो गया, शिप डूबने वाला है, तो उसका जो ऑयल है वो पूरा समंदर में फैल जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको डिस्पोज किया जाता है, केमिकल वेस्ट जो है उन सबको डिस्पोज किया जाता है समंदर के अंदर, नदियों के अंदर, इससे मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है हाइड्रोस्फीयर के लिए। फिर हार्मफुल गैसेस जो हैं इंडस्ट्रीज से, वर्कशॉप से, पावर स्टेशन से और हमारी गाड़ियों से निकलती हैं जो हार्मफुल गैसेस, ये सब क्या करती हैं, ये हमारे हवा को, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है उसका हवा के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। द अमाउंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, वो भी हवा में इंक्रीज़ होता है जब हम पेड़ों को ज़्यादा काटते हैं। तो पेड़ों को ज़्यादा काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, पृथ्वी के ऊपर हीट बढ़ती जा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से धरती के ऊपर गर्मी बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम आजकल एयर कंडीशनर, AC के बिना हमारा चलता ही नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस के कारण उसकी मतलब बढ़ोतरी हो गई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम नॉर्मल पंखे के नीचे, कूलर के नीचे बैठकर अपना जीवन बिता ही नहीं पाते हैं। तो आजकल AC एक ज़रूरत बन चुके हैं। द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लोरेशन एनवायरनमेंट विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर। तो हमारे जो ये लिंक्स हैं यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर और ये जो लिथोस्फीयर है, इनको नुकसान पहुंचाकर हम बायोस्फीयर को भी डेंजर में डाल रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर थिंग्स अराउंड अस, और इसमें हमने पढ़ा मेन स्फीयर्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले लिया था लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर और चौथा स्फीयर जो था वो बायोस्फीयर, और किस प्रकार से ये चारों जो है इंटर रिलेटेड हैं, और अगर हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारी ये चारों स्फीयर्स जो हैं इनको भी ऑटोमेटिकली नुकसान पहुंचने वाला है। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज़ अराउंड अस। होपफुली आपको समझ आया होगा, यू एंजॉयड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक और या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।